डॉक्टर साहब, जिस मुल्क में भी जाए इलेक्शन और जो जो सेटअप नजर आ रहा है वो बड़े अजीब से। आप कैसे देखते हैं 2024 को? ये जो 2024 में ये जो इलेक्शन होंगे, ये जाहिर बात है दुनिया को बदलेंगे। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं सर? लोग सेम ही है, इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है उसी। ये 1776 के अंदर ये स्लोगन अडॉप्ट किया गया था यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ कि यहाँ पे ब्रिटिश बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा के पैसा सारा ब्रिटेन ले जाते थे, जिसमें मतलब कि वो सिंध को जो है ना बीच में ऐड करते हैं और वहाँ का मीडिया बेसिकली सारा उनके एंटी है, मतलब सॉरी उनका हमायती है, जिसकी वजह से वो मतलब सारा उधर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जिसमें जजेस भी शामिल हैं, अनइलेक्टेड है। नमस्कार दोस्तों, 2023 का एंड हो चुका है और 2024 में भारत में भी इलेक्शन होने वाले हैं। इधर जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं, पर वहाँ पर जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं जो कि पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, जो कि नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो 2024 में भारत कितनी डेवलपमेंट करने वाला है आप देखिए इस वीडियो में। डॉक्टर साहब, जिस मुल्क में भी जाए इलेक्शन और जो जो सेटअप नजर आ रहा है वो बड़े अजीब से। आप कैसे देखते हैं 2024 को? ये जो 2024 में ये जो इलेक्शंस होंगे, ये जाहिर बात है दुनिया को बदलेंगे। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं सर? चिमा साहब, मैं इसको बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक चीज को मुसलसल देख रहा हूं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डिक्लाइन पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई और ये आज से शुरू नहीं हुआ। इसके इसके साथ मेरा जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट है वो ये है कि जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और बिलखसूस जमहूरियत एक बहुत पुराना सिस्टम है, जब बनाया गया टाइम टू टाइम हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। इसकी देखिए मिसालें मैं देना चाहूंगा कि देखें आधी दुनिया के अंदर, जहां डेमोक्रेटिक दुनिया की बात करो वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। दूसरी दुनिया के अंदर जो है वो उसमें टू पार्टी सिस्टम है। और जहां जहां ज्यादातर कामयाब है जमहूरियत, वहां पे ज्यादातर टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। और फिर उसके अंदर फ्लॉ है। फ्लॉ ये है मेरी नजर में, अगर देखा जाए तो दो एक्विजिशन जो मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस पे मुझे दो जो मेरी एक्विजिशन है वो ये है। एक तो इसको मैं कहता हूं दिस इज अ रिच मैन्स क्लब, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए आपको करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं। वो जब पैसे वो कहां से आते हैं? स्पेशल इंटरेस्ट देता है आपको पैसे। यहां पे इस वक्त कहा सोरो के बारे में कहा जाता है, कोक ब्रदर्स के बारे में एलिगेशन है कि वो फंड करते हैं अपने मुफाद के लिए, अपनी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। तो फिर उसका मकसद ये है कि जब स्पेशल इंटरेस्ट आता है तो वो स्पेशल इंटरेस्ट उसको फिर जो उसके जो नुमाइंदे जीतते हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर जो दूसरे वोटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कौन करता है? लोअर मिडिल क्लास की यहां पे रिप्रेजेंटेशन कहां है? एक तो सबसे बड़ी एलिगेशन ये है। दूसरी इसमें मेरी जो इसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इसमें हमने रिफॉर्म नहीं की है। एक तो ये इट्स अ रिच मैन्स क्लब। अमेरिका के अंदर एक बड़ा वॉशिंगटन डीसी की गाड़ियों की नंबर प्लेट के ऊपर आज भी स्लोगन है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये 1776 के अंदर ये स्लोगन अडॉप्ट किया गया था यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ कि यहाँ पे ब्रिटिश बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा के पैसा सारा ब्रिटेन ले जाते थे। अमेरिकन कहते थे हमारी रिप्रेजेंटेशन कहां है? तो आज भी अगर देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा एलिगेशन है इस वक्त जमहूरियत के ऊपर। फिर हमने इसमें जो पैसा रेज करने के लिए कोई कवानीन नहीं बनाए। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां पे एक आके चीज को आइडेंटिफाई किया था कि अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स की टर्म्स होनी चाहिए। ये 60-60 साल से सेनेट में, इस वक्त हमारे बाबा जी बाइडन जो है उनकी उम्र तो कोई 80-85 साल के आसपास है, लेकिन वो तकरीबन मोर देन 50 इयर्स हो गए एज अ सेनेटर। तो वो फिर उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। तो फिर इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट जो है आपके जमहूरी इकदार को वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। उसको यहां पे रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बैलेट से बाहर रखने की कोशिश जो की जा रही है उसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जिसमें जजेस भी शामिल हैं, अनइलेक्टेड है, पॉलिटिकल एफिलिएशन के जरिए वो आगे आए हैं। उनको डेमोक्रेट या रिपब्लिकन गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं, उनको डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से दूर उनको नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और फिर वो उनके आइडियाज को देख के, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर उनको सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो अब वो जो रूलिंग एलीट है वो किस तरीके से एक सियासी बंदे को आउट ऑफ बैलेट रखना चाहती है, आउट एज पॉसिबल। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूं यहां पे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अगर यहां पे ये डिक्लाइन में है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दूसरे मुमालिक के अंदर डेमोक्रेसी जो है इज राइजिंग?
और फल फूल रही है, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इसके साथ सबसे बड़ी अटैच चीज ये होती है रेट ऑफ लिटरेसी, कि जो लोग आपके वोटर हैं उनकी तालीमी सतह क्या है, क्या उन्हें पता है कि व्हाट इज लेजिस्लेशन क्या है, लोग ये जाके किस तरीके से हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिस तरह का मैं खासकर बिलखसूस भारत और पाकिस्तान के अंदर जहां पे रेट ऑफ लिटरेसी इज वेरी पुअर, वहां पे फिर लोग ये करते हैं कि एक एक प्लेट बिरयानी के लिए, एक एक विस्की की बोतल के लिए फिर वो दे देते हैं, वोट अपने बेच देते हैं। तो ये उसमें अच्छा, उसमें अब जो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी इन द सिस्टम। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, उनका भी इसमें बेशक मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे। लोग सेम ही है, इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है। उसी वजह से जो है ना वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। और अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ सेकंड प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी। जी जिसमें मतलब कि वो सिंध को जो है ना बीच में ऐड करते हैं, और वहाँ का मीडिया बेसिकली सारा उनके एंटी है, मतलब सॉरी उनका हमायती है, जिसकी वजह से वो मतलब सारा उधर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। 22 जनवरी राम मंदिर की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है इंडिया के अंदर। बाबरी मस्जिद को वहां पर जो है बदल कर राम मंदिर बना दिया गया है। एज अ मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज अ मुस्लिम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादतगाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादतगाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है।